We are going to discuss AFM all formula and numerical in single video। दोस्तों अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर, इससे दोस्तों जितने भी न्यूमेरिकल फार्मूलाज पूछे जाते हैं और इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इस सिंगल वीडियो में, तो अंतिम तक बने रहिए दोस्तों। निश्चित रूप से आपका 15 से 20 मार्क्स इस पार्टिकुलर वीडियो से कवर होने वाला है, क्योंकि मैं आपको केवल फॉर्मूला ही नहीं बताऊंगा, उसको कैसे यूज करना है ये भी मैं बताऊंगा। सो योर एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर इन दिस सिंगल वीडियो, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, देखिए मॉड्यूल सी में ज़्यादा हमारा न्यूमेरिकल है, मॉड्यूल सी को जरूर करके जाइए। तो देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट को समझ लीजिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हम लोग केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो SI का फॉर्मूला आपको पता होगा, P इंटू आर इंटू टी, राइट। तो ये R क्या है, यहाँ पे R है रेट परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज होता है यार, ठीक है। तो आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पार्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए, तो सब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट इन्होंने दे रखा है, लेट मी चेंज द कलर, ओके। सो प्रिंसिपल अमाउंट दे हैव गिवन यू इज 5000, ओके। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 5000 एंड एनुअल सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है इन्होंने, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने दे रखा है 10%, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना है कि कितना और कितना ये इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3 ईयर्स में, यानी टाइम इन्होंने दे रखा है 3 ईयर्स। मान लीजिए ये सवाल है, तो आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, यानी प्रिंसिपल है हमारा 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो मैंने क्या बोला था, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है 10/100, राइट, और इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। तो ये आपको मिलेगा 1500, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको 1500। तो 1500 क्या निकला आपका, कितना इंटरेस्ट आपने 3 साल में अर्न किया। चलिए, तो ये समझ में आ गया सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें दोस्तों ट्विस्ट कहाँ पे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है इस पार्टिकुलर केस में, कि जैसे मान लीजिए कि यदि हम केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 3 महीना में, मान लीजिए कि टाइम हमारा 3, सेम केस हो, प्रिंसिपल हमारा कितना था, प्रिंसिपल था 5000, ठीक है। मान लीजिए कि इन जो हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, 10% था पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, 10% पर एनम। लेकिन बस अब मान लीजिए अंतर बस इतना सा है कि यहाँ पे जो टाइम है वो 3 मंथ है, यानी टी जो है वो 3 मंथ है। तो फिर क्या करना होगा दोस्तों वो समझ लीजिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए 36 मंथ है, ठीक है। तो 36 मंथ में जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, तो 36 मंथ में आपका जो प्रिंसिपल, अभी हमने देखा ना, अभी हमने कितना निकाला था, 1500 निकाला था ना। तो 36 मंथ में जो हमारा SI है वो 1500 है। तो 1 महीना में SI कितना होगा, हमें SI निकालना है दोस्तों। बस अंतर ये है कि 3 महीना बस है। पिछले केस में हमारा कितना था, पिछले केस में हमारा था 3 ईयर, राइट। बट इन दिस केस वी हैव 3 मंथ। तो 3 ईयर बराबर 36 मंथ होता है। तो 36 मंथ में 1500 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 मंथ में कितना हो जाएगा 1500/36, राइट। और तो आपसे कितना का टाइम पूछा गया है, 3 मंथ का पूछा गया है। तो 3 मंथ में कितना हो जाएगा 1500/36 इंटू 3, राइट। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ₹125। तो ये आपका 3 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट है, ₹125। ये क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। चलिए, तो दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, राइट। स्टूडेंट, क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट परचेज अ कंप्यूटर, एक स्टूडेंट ने कंप्यूटर खरीदा, स्टूडेंट परचेज अ कंप्यूटर, ठीक है। तो उसने कंप्यूटर खरीदा, तो उसको लोन लिया, उसने क्या लिया, लोन लिया। और जो लोन उसने लिया ना वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, ये डाटा आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों कंप्यूटर का कॉस्ट मान लीजिए, यानी प्रिंसिपल दे रखा है इन्होंने 1500, ठीक है, मान लीजिए। और जो लोन का इंटरेस्ट है वो है हमारा 12% पर एनम। तो लोन को पे करना है वीकली इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, ओवर 2 ईयर, यानी टाइम दे रखा है इन्होंने 2 साल। और जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, वीकली इंस्टॉलमेंट है, ये सवाल है।
लोन को वीकली इंस्टॉलमेंट में पे करना है 2 साल तक, तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले आपको बताना है कि 2 साल में कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर। ठीक, और भी सवाल है, पहले हम लोग पहला सवाल कर लेते हैं। तो कितना इंटरेस्ट 2 साल में पे किया जाएगा वो बताना है। चलिए ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, हाउ टू कैलकुलेट इट। दोस्तों सिंपल सी बात है, इंस्टॉलमेंट आप कैसे भी पे करें उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक बात है सिंपल इंटरेस्ट की, तो उसका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी, राइट। P कितना है हमारा 1500 है, R कितना है हमारा, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इन्होंने 12%, तो यहाँ पे 12/100 कर लीजिए। और टाइम इन्होंने दे रखा है आई थिंक इट इज़ 2 ईयर, तो 2 ईयर है, तो टाइम इन्होंने दे रखा है 2 ईयर, तो 2 ईयर यानी कि आप 2 ही लिखेंगे इसे, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 360। तो ये तो इंटरेस्ट है जो कि इन्हें 2 साल में पे करना है, ठीक है। दूसरा सवाल है इसी क्वेश्चन का, दूसरा इसी पार्टिकुलर केस स्टडी, मान लीजिए इस तरह का केस स्टडी आ गया। दूसरा सवाल है कि टोटल अमाउंट टू बी पेड, कितना पेड करना पड़ेगा टोटल अमाउंट। तो आपसे पूछ दिया टोटल अमाउंट बताइए, तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ऐसा ही निकाला जाता है ना, ठीक है। तो टोटल अमाउंट विल बी हाउ मच, प्रिंसिपल पी प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल दे रखा है, कंप्यूटर का जो कॉस्ट है वो है 1500, और एसआई हमने ऊपर निकाला है 360, यानी कितना हो जाएगा 1860 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है, थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। वो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि वीकली पेमेंट बता दीजिए कि वीकली कितना अमाउंट पे किया जाएगा, ठीक है। वीकली पेमेंट, मैंने बोला ना वीकली इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो वीकली पेमेंट बता दीजिए। कैसे बताइएगा वीकली पेमेंट, तो दोस्तों देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग, ओके, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग। तो वीकली पेमेंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए वीकली पेमेंट निकालने के लिए आपको ना यूनिटरी मेथड को यूज करना है। देखिए सिंपल सी बात है कि जो 24 महीना था तब जो हमारा इंटरेस्ट था वो था, टोटल अमाउंट जो हम पे कर रहे थे वो कितना था 1860, 24 मंथ में। तो 1 मंथ में कितना हो जाएगा, तो 1 मंथ में हो जाएगा 1860/24, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, वीकली पेमेंट पूछा गया है। आपको पता है ना कि 12 मंथ या 1 ईयर बोले, इसमें कितना वीक होता है, 52 वीक होता है, राइट। तो आप यहाँ से बता सकते हैं ना कि 24 मंथ में 1860 है, तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा, 12 मंथ में हो जाएगा 1860/24 इंटू 12, यही हो जाएगा ना। यानी कि इसको लिख सकते हैं ना 1860/2। चलिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया 52 वीक के इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि 12 महीना में 52 वीक होता है। तो इसका मतलब एक वीक में कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो 1860 कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है, 1860/2 इंटू 52, यानी इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 17.86 पर वीक। तो यूनिटरी मेथड का ही सवाल है क्वेश्चन, समझ में आया कि कैसे हम लोग वीकली इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो लोन लिया है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग वीकली इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का यदि केस स्टडी आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम को कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे ये भी आइए देखते हैं। सो लेट्स कम टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू पे किया जाता है, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले CI का फॉर्मूला समझ लीजिए। CI यदि आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जैसा कि हमने SI में देखा था। ये पहला फॉर्मूला याद रखिएगा। ए क्या है यहाँ पे दोस्तों, ए क्या है, ए है कितना पैसा एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है, आफ्टर क्या है, सो वो है हमारा P1 + R/N टू द पावर NT, ठीक है। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इट इज, ठीक है। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि N और T क्या है। T क्या है, नंबर ऑफ ईयर इन्वेस्टेड, ठीक है। और N क्या है, N है दोस्तों नंबर ऑफ कंपाउंडिंग,
इसको मैं समझाता हूँ। टी है दोस्तों नंबर ऑफ ईयर इन्वेस्टेड, एन क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो दोस्तों अब जैसे अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि एन कैसे निकाला जाता है अलग अलग केस में। जैसे पहला केस मान लीजिए कि आपका ईयरली कंपाउंडिंग है, तो ईयरली कंपाउंडिंग यदि रहता है तो उस केस में एन कितना हो जाएगा, एन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ईयरली कंपाउंडिंग में 12/12 कर दीजिए, यानी एक कंपाउंडिंग होगा। यदि मान लीजिए कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो एन निकालने के लिए क्या करना होगा, 12 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 होगा। यदि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो एन हो जाएगा 3, क्योंकि 3 क्वार्टर होते हैं, राइट, 4 क्वार्टर होते हैं, सो इट विल बी 3। यदि मंथली कंपाउंडिंग है, ये आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि कंपाउंडिंग क्या दे रखा है। यदि मंथली कंपाउंडिंग है तो 12/1 यानी कि 12 हो जाएगा, तो ये एन का वैल्यू होगा, राइट। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। अब दोस्तों एक रूल है जिसको समझ लीजिए, एक होता है रूल ऑफ 72। ठीक है, तो ये रूल समझ लीजिए, रूल ऑफ 72 क्या कहता है, क्योंकि सवाल इससे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये रूल ऑफ 72, तो ये रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि इट अलाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर बिफोर विच मनी डबल्स। ठीक है, तो चाहे वो डेप्ट हो या इन्वेस्टमेंट हो, चाहे डेप्ट में आपने इन्वेस्ट किया, तो देखिए सिंपली से क्या करना है कि जो भी नंबर है ना, जो नंबर 72 है, तो 72 को परसेंटेज रेट से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी परसेंटेज रेट आप अपने डेप्ट पे कर रहे हैं या अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर रहे हैं, दो ही चीज़ होगा ना, या तो आप कर्ज लिए होंगे और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड कर लीजिए 72 से। या मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप उसमें जो आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको है तो उसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कितने दिन में ये पैसा डबल हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया बोरो किया, सो सपोज यू बोरो ₹1000, आपने 1000 रुपया बोरो किया। ठीक है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये पैसा कब डबल हो जाएगा। ठीक है, यदि आप कोई पेमेंट ना करें तो। ठीक है, इफ़ यू डिड नॉट मेक एनी पेमेंट, तो उसके का नियम क्या है, 72 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स, तो 12 साल में ये डबल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि आपने डिपॉजिट किया, सो सपोज यू हैव डिपॉजिटेड ₹500। आपने कितना डिपॉजिट किया, 500 रुपया डिपॉजिट किया। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि 4% है। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने दिन में ये पैसा डबल हो जाएगा यदि आप जो है फर्दर डिपॉजिट नहीं करते हैं। तो आगे आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो कितने दिनों में ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो क्या करना है, जो आपका 72 है उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 18 साल में। तो 18 साल में जो है आपका ये पैसा 500 का 1000 हो जाएगा। समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों एक कंसेप्ट को समझिए। एक कंसेप्ट को समझते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो आपका आगे का चीज़ क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त है, आपका दोस्त आपसे 1000 रुपया लेता है। ठीक है, 1000 रुपया आपका दोस्त लेता है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए उसने आपसे 1000 रुपया लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% का। ठीक है, तो उस केस में दोस्तों उसे कितना मुझे पे करना है बताइए। ही हैज़ टू पे मी, कितना पे करना है। उसने 1000 रुपया लिया 1 साल के लिए 8% पे, तो उसे कितना पे करना होगा बताइए। सिंपल सा है, या व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला P इंटू R इंटू T, यानी कि दोस्तों उसका जो आएगा जो जितना अमाउंट उसे पे करना है, ये तो हमारा इंटरेस्ट हो गया 80 रुपया। ठीक है, और 80 में क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो अमाउंट है हमारा 1000 उसको जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1080। तो 1080 अमाउंट उसे पे करना है। ठीक है, अब मान लीजिए, ये तो पहला चीज़ हो गया, मान लीजिए कि इतना अमाउंट तो उसे पे करना है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट मंथली चाहिए। तो फिर क्या होगा, आई वांट मंथली इंटरेस्ट, मुझे जो इंटरेस्ट है वो क्या चाहिए, मंथली चाहिए। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा,
तो ये 8% तो हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इस 8 को 12 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये मिलेगा आपको 0.67%, तो ये आपका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा, तो वही फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 1000 इंटू 0.67 यानी कि 67 अपॉन 100 और इंटू 1, ठीक है, क्योंकि 1 साल के लिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आप पूछेंगे कि हमने 1 कैसे लिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने रेट ऑफ, ये देखिए ROI मॉडिफाइड ROI हमने निकाला 8/12। क्यों निकाला, क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एनुअल था 8%, ये क्या था, ये पर एनम था ना, लेकिन हमसे मंथली निकालना है तो इसको 12 से डिवाइड कर लिया। लेकिन टाइम में क्या होगा, तो टी में क्या करना है, तो टी हो जाएगा 12/12 इज इक्वल टू 1 मंथ, समझे, क्योंकि 1 महीना के लिए निकालना है, इसलिए हम लोग 1 लेंगे यहाँ पे। तो ये आपका मिलेगा 6.67 रुपीज पर मंथ, तो ये आपका मंथली इंटरेस्ट होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको लमसम अमाउंट चाहिए, ठीक है, मंथली फ्रॉम माय फ्रेंड। सो सपोज यू वांट सेम लमसम अमाउंट मंथली फ्रॉम माय फ्रेंड, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में दोस्तों सिंपल सी बात है 6.67 आएगा, तो प्रत्येक महीना के अंत में आपको 90 रुपये मिलेगा। चलिए तो फ्रेंड्स ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है SI से रिलेटेड और CI से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, वो है हमारा EMI। EMI क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। दोस्तों EMI से सवाल पूछा जाता है, राइट, तो EMI सवाल पूछा जाता है, इसलिए समझिए EMI क्या होता है। तो EMI दोस्तों वो अमाउंट होता है जो कि बोरोवर हर एक महीना देता है अपने लोन के लिए। ये कॉम्बिनेशन होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट का, जहाँ पे टोटल मंथली इनकम को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है ताकि ये कांस्टेंट रहे। तो EMI का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, PR 1 + R होल टू द पावर n अपॉन 1 + R होल टू द पावर n -1। यहाँ पे क्या क्या है वो मैं समझा दूँ, ठीक है। तो दोस्तों P है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। R क्या है दोस्तों, R है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि ये जो इंटरेस्ट है ना वो कंपाउंडिंग पर मंथ होगा। दोस्तों एक एक बात को ध्यान से समझिए, इट इज कंपाउंडिंग पर मंथ, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% है, जो आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो उस केस में जो R होगा ना वो कितना हो जाएगा 10/12 इंटू 100, यानी दोस्तों हाँ, तो ये मतलब आपको मंथ में कन्वर्जन करना ही करना है। कैसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है, ये तो R हो गया हमारा, और यहाँ पे N क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं N क्या है, तो N है नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। इस चीज़ को समझिए, P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N क्या है, नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। मैं आपको एग्जाम्पल करके भी समझाऊंगा इस चीज़ को कैसे यूज करना है, कितना नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपका N है। तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, टू रिमेंबर कैसे इसको याद रखेंगे। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद रखिए, PRX अपॉन X -1। ये तो याद रहेगा ना आपको। आप पूछेंगे X क्या है, तो X मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए X है, यहाँ पे X है 1 + R होल टू द पावर n, ठीक है। तो इसे हम लोग कंपाउंडिंग फैक्टर भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर। इसको आप इसे याद रख सकते हैं। तो दिस इज अ वे टू रिमेंबर दिस पार्टिकुलर फॉर्मूला, PRX अपॉन X -1, X इज कॉल्ड कंपाउंडिंग फैक्टर। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस चीज़ को, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। दोस्तों मान लीजिए कि सपोज एक लोन है, ठीक है, 5 लाख का लोन है, ठीक है, 5 लाख का लोन है, उसे रिपे करना है ओवर 30 ईयर्स। कितने सालों में, 30 ईयर्स, ठीक है, EMI में 30 साल में 5 साल का लोन। और दोस्तों एक और चीज़ दिया हुआ है कि 20% जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, ठीक है। तो आपको बताना है कि EMI कितना होगा। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना उसको आप मंथ बेसिस पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको 20% नहीं 10% ले लीजिए, 20% ज़्यादा हो गया, हम लोग ले लेते हैं। तो R मॉडिफाइड जो R होगा वो कितना हो जाएगा 10/12 इंटू 100, 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि मंथली हमें निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मंथ में कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको मिलेगा 0.0084 पर मंथ,
ठीक है, मैंने 100 से भी डिवाइड कर लिया। तो अब देखिए ये तो r निकाले आपने। अभी मैंने आपको बताया था कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना, तो कंपाउंडिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + r होल टू द पावर n। ठीक है, 1 + r होल टू द पावर n। अब n बताइए कितना होगा, n है दोस्तों, n क्या होता है, नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। तो कितना साल है, 30 साल है, तो 30 साल में कितना महीना होगा, तो एक साल में 12 होता है, तो 30 साल में 360 मंथ होगा, सॉरी 360 मंथ होगा। n आपको मिल गया 360, राइट। और इसमें आपको क्या करना है, 1 + r, r कितना निकाला आपने, 1 + 0.084 होल टू द पावर 360। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि कैसे कैलकुलेटर को यूज़ किया जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। यदि आपको किसी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप डिटेल व्हाट्सएप करके आप इसका मैंने ट्रिक बताया था कैसे आप हायर पावर को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 19.81। इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी समझाया है, और दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए ये समझ में आ गया कि हमने x कैसे निकाला, हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस x। ओके, तो ये हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर निकल गया। ये ध्यान रखना है, कंपाउंडिंग फैक्टर पहले हमें निकाल लेना है। अब दोस्तों EMI का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, EMI का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था दोस्तों, EMI का फॉर्मूला बताया था PRX/X-1, ये बताया था ना, PRX/X-1। P कितना है, 5 लाख है। ठीक है, तो P को 5 लाख है तो 0 डाल दीजिए। R कितना है, R हमने मॉडिफाइड R निकाला 0.0084, X कितना निकला 19.81 अपॉन 19.81 - 1, यही होगा ना, यानी कि 18.81। तो इसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 4387 अप्रॉक्स मिलेगा। तो ये आपका EMI अमाउंट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको EMI का कंसेप्ट, वेरी गुड। तो EMI पे सवाल पूछा जाएगा तो होपफुली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैंने एक एक कंसेप्ट को समझा दिया कि कहाँ चेंज करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथली निकालना है, n क्या होता है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो पूछा जाता है, देखिए दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, उस पर एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ ताकि आप उसको समझ पाएँ। एन्यूटी को समझिए, एन्यूटी से सवाल पूछा जाता है बराबर, तो इसको समझ लीजिए, फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट करना पड़े पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, जैसे रेंट में होता है या कार पेमेंट होता है, या दोस्तों आपको एक सीरीज ऑफ पेमेंट रिसीव हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे बॉन्ड का कूपन, इसे एन्यूटी कहते हैं। तो एन्यूटी में समझ में आ गया। तो फ्रीज ऑफ पेमेंट जहाँ होता है, तो इसमें पहला टर्म होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू वो वैल्यू होता है एट करेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो करंट पॉइंट ऑफ टाइम में जो वैल्यू होता है उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। और फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू दोस्तों एक गिवन सम ऑफ मनी का जो पैसा होता है ना, वो फ्यूचर में क्या होता है, इज वर्थ मोर एट स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर एज्यूमिंग अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट, राइट। तो उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। तो दोस्तों दोनों में क्या रिलेशन है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में, ये समझ लीजिए। देखिए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू DF, ये फॉर्मूला याद रखिए। DF क्या है, तो दोस्तों यदि इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। हम लोग कांस्टेंट ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपको यदि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है किसी पैसे सर्टेन सम ऑफ मनी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे डिस्काउंट करना पड़ेगा। डिस्काउंट करने का मतलब ये हुआ कि जितना भी आपने इंटरेस्ट गेन किया है उसे फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सम मनी से। इसे हम लोग डिस्काउंटिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग डिस्काउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक होता है डिस्काउंटिंग और एक होता है हमारा कंपाउंडिंग, ठीक है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, EMI वाला फॉर्मूला बताया था ना, तो मैंने क्या बताया था कि वहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर था, याद रखिए। मैंने आपको अभी क्या बताया था, एक कंपाउंडिंग फैक्टर के बारे में बताया था EMI के बारे में, जिसको x कहते थे, 1 + r होल टू द पावर है। इसको क्या बोला था मैंने, कंपाउंडिंग फैक्टर। अब ये है डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसका अपोजिट, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला नहीं बता सकते आप। डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1 + r होल टू द पावर n। याद रखना कितना आसान है। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, समझ में आया। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 + r होल टू द पावर n, ठीक है। तो आपको यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला भी समझ में आ गया, और कोरिलेट कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर, राइट। चलिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/1 + r होल टू द पावर। आप पूछेंगे r क्या है और n क्या है, तो r है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था
कि EMI निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? तो इसको आप लिख सकते हैं कि कंपाउंडिंग फैक्टर जो है, मान लीजिए कंपाउंडिंग फैक्टर के टर्म में लिखना है तो PV इज इक्वल टू FB अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना। एक्स क्या है हमारा? कंपाउंडिंग फैक्टर है, ठीक है। या तो आप PV इज इक्वल टू FB अपॉन एक्स लिखिए, या PV इज इक्वल टू FB इंटू DF लिखिए। एक्स क्या हो जाएगा हमारा? एक्स हो जाएगा 1 प्लस आर होल टू द पावर n। ये समझ में आया आपको? राइट तो आप जिस फॉर्म में लिखना चाहें, ऐसे लिखना चाहें, ऐसे लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं उसे। PV इज इक्वल टू FB इंटू DF, और DF होता है कंपाउंडिंग फैक्टर का रिवर्स 1/1 प्लस आर होल टू द पावर n, और यू कैन राइट PV इज इक्वल टू FB अपॉन एक्स। ये कंसेप्ट क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों एन्युटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन्युटी। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए एक क्वेश्चन आपके बुक से ही मैं ले रहा हूँ, आपका जो JIV बुक में जो पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वही क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी टाउन का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है 5% से हर एक साल। ये क्वेश्चन मैं आपको लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। 5% से जो है पॉपुलेशन हर एक साल बढ़ रहा है। तो दोस्तों आपसे कह रहा है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, यानी जो प्रेजेंट, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, यानी मान लीजिए कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो दे रखा है इसने 2 मिलियन। कितना दे रखा है? 2 मिलियन। तो आपसे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन बताओ 5 साल बाद, ठीक है। तो आपको 5 साल का बाद का पॉपुलेशन बताना है, 5 साल 5 ईयर लेटर। और एक और पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन कि 3 ईयर एगो कितना पॉपुलेशन था। मतलब दोनों सवाल है। चलिए ये सवाल आपने देख लिया। तो हमको PV दे रखा है, यानी प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? एक्चुअली इट इज नॉट 2 मिलियन, इट इज 1 मिलियन। कितना है ये? 1 मिलियन है। तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है इन्होंने 1 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मतलब बढ़ने का रेट, समझ रहे हैं? बढ़ने का रेट है 5%, और टाइम पूछा गया है पहले सवाल में 5 साल बाद, टाइम लिख देते हैं 5 ईयर। चलिए ये आप दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये मैं समझाता हूँ। लेट मी टेल यू व्हाट इज फॉर्मूला टू यूज। दोस्तों देखिए FB का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV इंटू एक्स। PV इंटू एक्स यही होता है ना FB का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इंटू एक्स, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर होल टू द पावर n, क्योंकि x का फॉर्मूला, x का मतलब ही होता है कंपाउंडिंग फैक्टर, मतलब 1 प्लस आर होल टू द पावर n, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कितना दे रखा है इसने? 1 मिलियन, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 0.05 हो जाएगा, और टाइम है 5, ठीक है। तो इसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 12,76,281। तो ये तो 5 साल के बाद का आपको पॉपुलेशन मिल गया। अब सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आपको बताना है 3 साल पहले कितना था, ठीक है। 3 ईयर एगो। 3 ईयर एगो का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है ना वो अभी है, अभी का है। अभी का क्या है फ्यूचर वैल्यू? 1 मिलियन। ये हमारा फ्यूचर वैल्यू हो गया, क्योंकि 3 साल पहले का बात है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 साल प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? आप 3 साल पहले चले जाइए। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन एक्स, अभी मैंने बताया था, राइट। तो यहाँ से आपका फ्यूचर वैल्यू अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आर होल टू द पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू कितना है हमारा? फ्यूचर वैल्यू मतलब अभी का पॉपुलेशन है 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और ये हो जाएगा हमारा 1.05 होल टू द पावर 3, क्योंकि 3 साल का है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो मिल जाएगा आपको 8,63,836। तो ये समझ में आया कि कैसे आपको डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग फैक्टर को यूज करना है, फॉर्मूले को यूज करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसेप्ट को। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि आपने माइक खरीदा 20,000 रुपये का, आपने 20,000 रुपये का एक मशीन खरीदा, और जो मशीन का डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो दे रखा है इन्होंने 10% के रेट से डेप्रिसिएट होगा। तो आपको बताना है कि 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर, मशीन का डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितना होगा, मशीन का ईयर, ठीक है। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ये जो 20,000 है ये है क्या? ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू है 20,000, क्योंकि इसमें आपने खरीदा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अब देखिए यहाँ पे माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग लेंगे, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएट हो रहा है, इसलिए नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव लेंगे। और FB का फॉर्मूला क्या होता है? PV इंटू एक्स, यानी PV इंटू
1 माइनस आर, ठीक है, या 1 प्लस आर, 1 प्लस आर होल टू द पावर एन। पीवी कितना है हमारा 20,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है -10 है, तो -0.1, राइट। एन कितना है 3 साल है, तो ये इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इफ़ यू सॉल्व इट यू विल गेट 14,580। 3 साल के बाद इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 14,580। तो ये आपको समझ में आया। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये तो आपने फ्यूचर वैल्यू निकाला, सवाल में पूछा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, अमाउंट ऑफ कितना डेप्रिसिएट किया ये पूछा जा रहा है, राइट। तो कैसे निकालिएगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और दूसरा सवाल है कि एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताएं। पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या किए, सिंपली 20,000 में से 14,580 को माइनस कर लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 5,420। तो यहाँ पर क्या निकल गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आपसे पूछा जाए कि एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता दो, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे बताएंगे, तो बहुत सिंपल है। एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताने के लिए क्या करना होगा, 5420 अपॉन 20,000 इंटू 3 इंटू 100 अपॉन 3, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो इट विल बी 9.033, ठीक है। तो ये 3 साल का एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, क्योंकि दोस्तों आपसे 3 साल बाद पूछा गया था ना, तो इसीलिए हम लोग 3 से डिवाइड किए हैं। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया दोस्तों, कैसे हमको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के कंसेप्ट को यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेट मी क्लियर इट। दोस्तों एक टर्म समझिएगा, परपेचुइटी क्या होता है। परपेचुइटी एक तरह का एन्युटी है। तो यदि पेमेंट जो है ना, यदि पेमेंट फॉर एवर कंटिन्यू हो, इफ द पेमेंट कंटिन्यू, यदि पेमेंट आपका फॉर एवर हो, लगातार होते रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेचुइटी बोलते हैं। इफ द पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेचुइटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि परपेचुइटी क्या होता है। सो व्हाट इज परपेचुइटी, प्लीज रिमेंबर। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक टर्म होता है एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन का मतलब समझ लीजिए, व्हाट इज दिस एमोटाइजेशन। किसी डेप्ट का एमोटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कि एमोटाइजेशन एक प्रोसेस होता है कि आप जो है अमाउंट को डिक्रीज कर रहे हैं ओवर अ पीरियड। तो प्रत्येक पेमेंट को जो है इन एमोटाइजेशन ईच पेमेंट इज मेड, अ पोर्शन ऑफ द पेमेंट इज अप्लाइड टुवर्ड रिड्यूसिंग द प्रिंसिपल एंड अदर पोर्शन टुवर्ड पेइंग द इंटरेस्ट। मतलब कि देखिए, आप जितना अमाउंट पे कर रहे हैं ना, उसका कुछ हिस्सा जो है आप प्रिंसिपल को कम कर रहे हैं और कुछ हिस्सा जो है इसका इंटरेस्ट को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा जाएगा ईएमआई से रिलेटेड, किसी डेप्ट के रिपेमेंट का यदि सवाल आए तो उसमें 2 क्वेश्चन होगा, इक्वल मंथ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड। चलिए, तो ईएमआई का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, PRX/X-1, उसको अप्लाई करके आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है बुलेट पेमेंट, ये भी ध्यान दीजिए क्योंकि कभी कभी इससे सवाल आता है कि बुलेट पेमेंट का सवाल कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, बुलेट पेमेंट क्या होता है कि आपका जो इंटायर लोन अमाउंट है ना, उसको आप एंड ऑफ पीरियड में क्या कहते हैं, पेमेंट करते हैं। इंटायर लोन अमाउंट इज रिपेड एट द एंड ऑफ पीरियड, उसे हम लोग कहते हैं बुलेट पीरियड, ठीक है, बुलेट पेमेंट। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंकिंग फंड का कंसेप्ट आता है, थोड़ा सिंकिंग फंड को समझ लीजिए क्योंकि सिंकिंग फंड से भी सवाल पूछा जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में क्या होता है, सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कंपनी जो है कुछ पैसा जो है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख लेती है, ठीक है, ताकि जो है एक फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंस को फंड कर सके या लॉन्ग टर्म डेब्ट को रीपे कर सके। मान लीजिए एक कंपनी है, वो जो है उसे 50 करोड़ चाहिए, एग्जाम्पल समझिए, एक कंपनी को 50 करोड़ चाहिए 5 साल में, ठीक है, 5 साल में 50 करोड़ चाहिए, तो वो क्या करेगी, कुछ पैसा डिपॉजिट कर लेगी, ठीक है, कुछ पैसा वो डिपॉजिट कर लेगी हर एक साल, जिसको एन्युटी कहते हैं, और एक बैंक के पास, और जो कि उसको 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है। कुछ पैसा वो हर एक साल डिपॉजिट करते जाएगी 8% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 करोड़ हो जाएगा 5 साल के बाद, और इसको वो यूज कर सकती है अपने डेब्ट को रिपे करने के लिए या किसी अदर पर्पज़ के लिए। तो इस तरह का जो फंड जो होता है ना, उसे हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अब सवाल ये है कि कितना पैसा वो जमा करेगी हर एक साल, ये सी कितना है, ठीक है। तो सी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे सी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है ना, ये आर दिया हुआ है,
ठीक है। और आपको ये जो 50 करोड़ है ये क्या है, हमारा फ्यूचर वैल्यू है, समझ रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट वही है, बस आपको अब देखना है कि फ्यूचर वैल्यू कौन सा है, प्रेजेंट वैल्यू कौन सा है। फ्यूचर वैल्यू हो गया, और एन जो है वो कितना है, 5 ईयर हो गया, ठीक है। तो आप जो है इस केस में निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों आपको इस मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं सिंकिंग फंड का, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए कि आप जो है एन्यूटी के माध्यम से 17,000 रुपया ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। कितना रुपया, 17,000। सपोज यू वांट टू ग्रो टू 17,000 ओवर 5 ईयर, 5 साल में मान लीजिए कि आप जो है 17,000 रुपया चाह रहे हैं, 5 साल बाद आपको 17,000 रुपया चाहिए, ठीक है। ताकि आप अपने सपोज इट इज 17 लाख, ठीक है। सो एज टू रिप्लेस योर कार, आपने कार को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको 17 लाख रुपए चाहिए 5 साल बाद। तो कितना मंथली डिपॉजिट जो है रिक्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा, मंथली डिपॉजिट पूछ रहा है, मंथली डिपॉजिट नॉट ईयरली डिपॉजिट, मंथली डिपॉजिट कितना होगा, ठीक है। जिसको आप 12% पर एनम इंटरेस्ट पे, ये कंपाउंडेड एनुअली मंथली, अच्छा ये 12% जो है ना मंथली कंपाउंडिंग है, दिस इज मंथली कंपाउंडिंग, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको बताना है कि आप ये मंथली डिपॉजिट कितना होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं। पहले आपका फ्यूचर वैल्यू कितना है, फ्यूचर वैल्यू है 17,000, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एन कितना है, एन है 5 साल, क्योंकि मैंने लिखा है 5 साल का, ये एन है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, ठीक है। तो ये 12% हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने क्या बताया था कि फ्यूचर वैल्यू इज, ये प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू एक्स, ये बताया था ना कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू बाय एक्स, ये एक्स हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर होता है, राइट। या आप ईएमआई का फॉर्मूला यहाँ यूज कीजिए, यू यूज द फॉर्मूला ऑफ ईएमआई हियर, यहाँ पे आपको ईएमआई का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ईएमआई का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, ईएमआई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये बताया था ईएमआई का फॉर्मूला, राइट। तो इस केस में जो आपका फ्यूचर वैल्यू होगा वो हो जाएगा, सो हेयर ये देखिए, ये जो आपको ईएमआई पे करना है, एंड ये पी क्या है, हमारा फ्यूचर वैल्यू है। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी टाइम एक्स माइनस 1 अपॉन आर, राइट। सो यहाँ पे x कितना है, x है 1 प्लस आर होल टू द पावर n, यानी कि 1 प्लस आर कितना है 12%, 0.12। n कितना है दोस्तों, n को आपको 5 साल को मंथली में, क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग मंथली डिपॉजिट पूछ रहा है, तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 60 हो जाएगा, यानी 60 टाइम कंपाउंडिंग होगा, तो इट विल बी 60, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा 1 और ये देखिए यहाँ पे r को भी आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर एनम दिया हुआ है, आपको मंथ में काउंट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 0.01, ठीक है, होल टू द पावर 60, यानी 1.01 होल टू द पावर 60, यानी कि 1.81, यहाँ भी x होगा, ठीक है 1.81। चलिए, तो यहाँ से आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा, सी हमें निकालना है, ठीक है, 1.81 माइनस 1 अपॉन 0.01, सो सी आपको मिलेगा 209.87, प्लीज़ रिमेंबर। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सी इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन आर। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, सो दैट दिस कंसेप्ट बिकम सिंकिंग फंड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक एन्यूटी है जिसमें मंथली रिपेमेंट हो रहा है 600 रुपये का, 600 रुपये का मंथली रिपेमेंट हो रहा है 20 साल के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी बताना है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, ठीक है। दूसरा बताना है कि कितना मनी को रिपे किया जाएगा, और तीसरा बताना है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ पेमेंट कितना होगा। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 14%, 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग है, 240 हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 14, इसको 12 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 0.011, ठीक है, सॉल्व करने पे। और दोस्तों आपको पता ही है सिंकिंग फंड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंकिंग फंड का फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ वी इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। एक्स क्या है 1 प्लस आर होल टू द पावर n, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे x यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। r कितना है दोस्तों, r इज़ 0.011 और n कितना है 240, सो दिस विल गिव यू 16.18। इसको आप यहाँ पे इस x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है। c आपको दे रखा है 600, r आपको पता है, तो f निकाल सकते हैं। इट विल बी 8,25,000, मतलब जो आपका मनी रिपेमेंट होगा वो 8,25,000 होगा, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है उसका, फिर मंथली रिपेमेंट निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है किसी भी सिंकिंग फंड का फ्यूचर वैल्यू आसानी से यू कैन कैलकुलेट इट क्वाइट इजीली। फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को देख लेते हैं। नाउ लेट अस डू सम कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से भी दोस्तों बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड है, ठीक है। तो दोस्तों स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, STM। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, या इसे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड OCM, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पे फायदा इसमें क्या है कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम रहता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। कैसे निकालेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को, तो वो निकालने के लिए क्या करना है आपको, कॉस्ट ऑफ एसेट को पहले लिखना है, उसमें से जो रेसिडुअल वैल्यू है वो माइनस कर लेना है। मैं एक टेबल बता के आपको समझाता हूँ, और डिवाइड कर लेना है आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया ना, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब देखिए एग्जांपल को मैं फ्रेश में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ एसेट है, कॉस्ट ऑफ एसेट मान लीजिए 30,000 है, कितना है 30,000 है, और स्क्रैप वैल्यू यानी रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू मान लीजिए 2,000 है, ठीक है। और इसका यूजफुल लाइफ जो है ये दे रखा है इन्हें 5 साल, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताओ डेप्रिसिएशन हर एक साल कितना चार्ज करेंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे हर एक साल कैसे निकालेंगे दोस्तों, अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट लिखना है, यानी 30,000 आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखना है, स्क्रैप वैल्यू यानी कि रेसिडुअल वैल्यू जो कि कितना है यहाँ पे 2,000 है, और नीचे क्या करना है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो कि यहाँ 5 साल है। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे दिस विल गिव यू 5600 पर ईयर, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है इसको समझते हैं। देखिए एक टेबल बनाते हैं और इसको समझते हैं कि बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 0 ईयर, लेट मी ड्रॉ एट सिंगल लाइन हेयर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ओके। सो लेट अस ड्रॉ द लाइन हेयर। यहाँ पे लिखते हैं 0 ईयर, ओके। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, एंड देन फर्दर वी राइट हेयर बुक वैल्यू। याद रखिएगा कि बुक वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यूजफुल लाइफ के बाद बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, 0 देखिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सो दोस्तों एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, लेट मी इरेज इट। तो इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में जो है ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट है 30,000, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा 30,000 है। डेप्रिसिएशन कितना होगा 5600 का डेप्रिसिएशन होगा। तो बुक वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 5600, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 24,400, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो एंड ऑफ सेकेंड ईयर में तो यहाँ पे बस डेप्रिसिएशन ही होगा ना, ठीक है, 5600 का। तो ये कितना हो जाएगा 24,400 माइनस 5600, यानी कि ये आपको मिलेगा 18,800। ये हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर,
तो थर्ड ईयर के एंड में दोस्तों डेप्रिसिएशन हमारा 5600 ही रहेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन मैंने क्या बोला था कि डेप्रिसिएशन जो है हर एक साल सेम रहता है, इसका यही खासियत है स्टेट एंड मेथड का। तो 18,800 माइनस 5600 यानी कि ये हो जाएगा आपका 13,200। फिर दोस्तों एंड ऑफ फोर्थ ईयर की बात करें, एंड ऑफ फोर्थ ईयर की बात करें तो ये जो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो 5600 ही रहेगा। तो ये आपका 13,200 माइनस 5600, ठीक है, ये कितना मिलेगा 7,600। और दोस्तों 5 साल का है ना यूजफुल लाइफ, तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका डेप्रिसिएशन 5600 यानी कि 7,600 माइनस 5600 दिस विल बी 2000। और ये 2000 क्या है, इसका स्क्रैप वैल्यू है, समझे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि 2000 इसका स्क्रैप वैल्यू है, जो इसका मतलब इस वैल्यू पे मुझे स्क्रैप कर देना है, तो बुक वैल्यू 0 हो गया। तो दिस इज हाउ स्ट्रेट लाइन मेथड वर्क। ये इस प्रकार से दोस्तों हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड काम करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो आपने इसको समझ लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है उसे हम लोग कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको हम लोग WDV भी बोलते हैं, ठीक है। ये ओल्ड कंसेप्ट है, या डिक्लाइनिंग मेथड भी बोलते हैं, वी कॉल इट डिक्लाइनिंग मेथड। ओके सो फ्रेंड्स देखिए इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर, ध्यान सुनिएगा, प्रीवियस ईयर का जो एसेट का वैल्यू है, प्रीवियस ईयर वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ भी बुक वैल्यू जो है 0 हो जाता है यूजफुल लाइफ में। ये फॉर्मूला है दोस्तों, प्रीवियस ईयर वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एग्जांपल लेके करते हैं दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस डू एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ एसेट है, कॉस्ट ऑफ एसेट है 30,000 का, 30,000 का कॉस्ट ऑफ एसेट है। यूजफुल लाइफ मान लीजिए 5 साल का है, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लीजिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लीजिए 20% है, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है कितना है 20% है। चलिए ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, दिस डाटा विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। सो अब दोस्तों चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं और फिर इसको समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले लेट मी ड्रॉ दिस टेबल, डेप्रिसिएशन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 ईयर, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 0 ईयर। तो 0 ईयर में यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है। फिर लिखते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना है 20% का रेट है। फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग बुक वैल्यू, जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में किया था, सेम चीज़ है। तो दोस्तों पहले साल के अंतिम में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के एंड में दोस्तों बताइए कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगा एसेट का वो कितना होगा। तो देखिए वो जो कॉस्ट प्राइस है वही होगा ना, तो दैट विल बी 30,000, तो दिस विल बी 30,000। और इसका यदि आप 20% निकालेंगे तो आपको 6,000 मिलेगा। तो जो बुक वैल्यू बचेगा वो हो जाएगा 30,000 में से 6,000 माइनस कर लीजिए, तो दैट विल बी 24,000। चलिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कर लीजिए। सेकेंड ईयर में दोस्तों आपका मैंने क्या बोला था कि जो यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमारा ये वैल्यू यहाँ उतरेगा, यानी कि 24,000, ठीक है। अब 24,000 का 20% निकालना है, यानी कि 4800, और 4800 को 2400 से 24,000 से माइनस कीजिएगा तो 19,200 आएगा। अब फिर से ये वैल्यू को यहाँ उतारना है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ये 19,200 हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू होगा एसेट का एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। इसका आप 20% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3,840, और फिर माइनस करेंगे आप तो आपको मिलेगा 15,360। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर निकालेंगे तो ये जो 15,360 है उसको यहाँ उतार दीजिए, और इसका आप 20% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3,072, और इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 12288। और फिर है एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, तो यहाँ कितना हो जाएगा लेट मी राइट इट डाउन वंस मोर, सो इट विल गिव यू 12288। इसका आप 20% निकालेंगे, सो इट विल गिव यू 2458, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 9830। ये बुक वैल्यू मिला, समझ में आया। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। ये आपका है डबल डिक्लाइनिंग मेथड, ये मेथड या डेप्रिसिएशन डबल डिक्लाइनिंग मेथड। ये समझ में आ गया आपको, डबल डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको मैं आप एक और तरीके से आपको मैं समझा सकता हूँ। लेट मी मेक इट मोर क्लियर।
ओके तो दोस्तों ये हमारा ये इसी से हम लोग कहते हैं, ये डेफिनेशन का मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिक्लाइनिंग मेथड। तो दोस्तों ये था हमारा, तो दिस वाज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको हम लोग ओल्ड मेथड भी कहते हैं, डिक्लाइनिंग मेथड इसे कहते हैं हम लोग, डिक्लाइनिंग मेथड। और आपके बुक में जो मेथड दे रखा है वो है हमारा डबल डिक्लाइनिंग मेथड। तो दोस्तों डबल डिक्लाइनिंग मेथड को भी समझ लेते हैं। यहीं पे आप देखेंगे डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में एक तो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है या डिमिनिशिंग मेथड है, और एक हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, राइट। और एक हमारा एक और मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को ही बताता हूँ कि सम ऑफ डिजिट मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। तो 3 मेथड बुक में दे रखा है, वही मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सम ऑफ डिजिट मेथड का जो डेप्रिसिएशन निकालना है उसका फॉर्मूला है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटू इसको इंटू करना है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय SYD। SYD क्या है? SYD है सम ऑफ ईयर डिजिट, ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट, इसको हम लोग SYD कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एसेट का जो वैल्यू है वो है 20,000, ठीक है, और साल्वेज वैल्यू जो है 5 साल के बाद 5,000, ठीक है, साल्वेज वैल्यू है 5 साल के बाद है साल्वेज वैल्यू 5,000। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? तो डेप्रिसिएशन निकालने का सिंपल तरीका है कि 20,000 में से 5,000 माइनस कर लीजिए, यानी कि 15,000 हो जाएगा, ठीक है। और SYD क्या है, यानी सम ऑफ ईयर डिजिट कितना होगा? तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी 15, समझे। चलिए तो इसको मैं आपको, एक तो ये SYD निकाल लिया आपने, डेप्रिसिएशन निकाल लिया, तो ये आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल लिख के समझाता हूँ, ये टेबुलर फॉर्मेट में, तो कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, फिर फिफ्थ ईयर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले कितना वैल्यू है? 15,000 है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था ना कि जो ओरिजिनल वैल्यू है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, ये तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 15,000, 20,000 माइनस 5,000, ये भी 15,000 होगा। दिस विल बी आप 15,000, दिस विल बी 15,000 एंड दिस विल ऑल्सो बी 15,000, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इंटू 5/15, ठीक है, इंटू 5/15। क्यों 5? क्योंकि मैंने बोला था ना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो अभी देखिए पहला साल के अंत में कितना साल और बचा हुआ है? 5 साल और बचा हुआ है। और नीचे क्या लिखना है? सम ऑफ ईयर डिजिट, जो कि मैंने 15 भी निकाला था, तो इंटू 5/15 करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 5,000 मिल जाएगा। दूसरे साल के अंत में, ठीक है, कितना साल बचा हुआ है? 1 2 3 4, ठीक है, तो इंटू 4/15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/15 से, तो ये मिल जाएगा आपको 4,000। तीसरे साल में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3/15, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3,000। फिर दोस्तों नेक्स्ट ईयर कितना साल बचा है? 2/15, तो ये दिस विल गिव यू 2,000 एंड इन द लास्ट 1/15 दिस विल गिव यू 1,000। तो यही हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। और दोस्तों ये हमारा रेशियो डिक्लाइनिंग मेथड है नहीं, डबल डिक्लाइनिंग मेथड है नहीं हमारे सिलेबस में। सो लेट मी ये इसको मैं स्किप करता हूँ, राइट, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज इन आवर सिलेबस। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा कैपिटल बजटिंग के बारे में बताता हूँ, YTM वगैरह कैसे निकाला जाता है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज YTM कैसे निकाला जाता है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले YTM निकालने से पहले आपको बॉन्ड वैल्यू निकालना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों बॉन्ड होल्डर जो है वो उनको क्या मिलता है? पीरियोडिक कूपन मिलता है प्लस फेस वैल्यू मिलता है, ठीक है, अपने मैच्योरिटी पे। सो दे गेट पीरियोडिक कूपन एंड दे गेट फेस वैल्यू ऑन मैच्योरिटी। तो जो बॉन्ड का वैल्यू है ना वो करंट मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्टेड होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे बॉन्ड वैल्यू निकाला जाए। ये एग्जांपल लेते हैं,
जैसे मान लीजिए कि आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना होगा, यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जो कि हाँ 15 साल में, ठीक है, जो मैच्योरिटी दे रखा है, मैच्योर से एक बॉन्ड है जो कि 15 साल में 13 साल मान लीजिए 13 ईयर में मैच्योर हो रहा है, ओके 15 की जगह मैं 13 लिख देता हूँ, विथ मैच्योर्स इन 30 ईयर्स, एक बॉन्ड है 13 साल में मैच्योर हो रहा है, और इसका पार वैल्यू जो है, जो यानी कि फेस वैल्यू जो है वो दे रखा है 1000, फेस वैल्यू है 1000, कूपन रेट दे रखा है इन्होंने 8%, कूपन रेट 8% दे रखा है, और दोस्तों आपको यील्ड टू मैच्योरिटी जो है, ठीक है, रिक्वायर्ड वाईटीएम यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है हमारा कूपन रेट, इसको सी से डिनोट करते हैं, और रिक्वायर्ड वाईटीएम यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो है 12%। आपको बॉन्ड का वैल्यू बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों एक एक स्टेप वाइज करते हैं। सबसे पहले एन कितना दे रखा है, 13 ईयर दे रखा है, आई यानी कि हमारा जो वाईटीएम है वो 12% है। तो सबसे पहले पीरियोडिक कूपन निकाल लेते हैं या कूपन अमाउंट निकाल लेते हैं। कूपन अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो फेस वैल्यू का जो है कूपन परसेंट निकालेंगे, यानी दोस्तों 1000 को 8% से डिवाइड कर लेंगे तो यानी कि आपको 80 मिल जाएगा इसका कूपन, ठीक है। और इसका फेस वैल्यू कितना दे रखा है, फेस वैल्यू दे रखा है 1000। आपसे पूछा है कि प्रेजेंट वैल्यू बताओ, ठीक है, यहाँ एफ बी फ्यूचर वैल्यू में समझिएगा, दिस इज फेस वैल्यू। दोस्तों एफ बी क्या है, यहाँ पे फेस वैल्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है प्रेजेंट वैल्यू बताओ, प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों इसी को समझिए, बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट वैल्यू जब आप इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू जब आपको इसको निकालेंगे, इसका फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो आपको मिलेगा 743.06। अब आप देखिए प्रेजेंट वैल्यू जो है इसके फेस वैल्यू से क्या है, कम है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड डिस्काउंटेड है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोस्तों आप जो है उस शेयर को, यानी जो भी आपका बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एनुअल कंपाउंडिंग है। यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है इसका, दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, लेकिन आप निकालेंगे ना एनुअल कंपाउंडिंग के केस में, यू विल गेट 743.06 विच इज लेस देन द फेस वैल्यू। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंटेड बॉन्ड, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कि डिस्काउंटेड बॉन्ड, क्योंकि दोस्तों यदि मान लीजिए कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द शेयर फॉर ₹80 वी हैव टू मेक ऑफ शेयर ऑफ 120। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है वो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो जाए, ठीक है। सेम क्वेश्चन में सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो जाए, तो यहाँ पे जो आपका ये 12% है ना, वो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, ठीक है, 6% हो जाएगा। तो उस केस में 739 मिलेगा। तो दो तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है डिस्काउंटेड बॉन्ड, एक होता है हमारा प्रीमियम बॉन्ड, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि बॉन्ड का वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट द बॉन्ड वैल्यू, जो मैंने आपको वही बताया कि कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों बॉन्ड वैल्यू निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, एक तो तरीका है फॉर्मूला से, और एक होता है हमारा एन्युटी टेबल के मेथड से। जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि फेस वैल्यू है 1000, कूपन रेट है हमारा 12% का, यानी कि 0.12 लिख सकते हैं आप, और नंबर ऑफ ईयर है 3 ईयर, ठीक है। और दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लीजिए मार्केट का, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकालिए, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 120 कूपन रेट 12% ऑफ 1000 120 होगा, 120 अपॉन 1 प्लस आर प्लस 120 अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 120 अपॉन 1 प्लस आर का क्यूब, क्योंकि 3 साल तक है इसीलिए, ठीक है। अब दोस्तों आर कितना है आपका, आर है 10%, ठीक है। तो आर है कितना 10%, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 120 अपॉन 1 प्लस 0.1, ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 1.1 का स्क्वायर प्लस 120 अपॉन 1.1 टू द पावर 3, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा, और इसमें ये तो आपका प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा 1049.73, ठीक है। तो ये हमारा कैसा बॉन्ड है, प्रीमियम बॉन्ड है, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रीमियम बॉन्ड बोलते हैं। दो तरह का बॉन्ड होता है, एक प्रीमियम बॉन्ड होता है या डिस्काउंटेड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो ये तो पहला तरीका है, दिस इज द फर्स्ट वे टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो ये फार्मूला के माध्यम से हुआ। एक दूसरा तरीका एन्यूटी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द बाय यूजिंग एन्यूटी। अब एन्यूटी से कैसे निकालेंगे वो भी समझ लीजिए थोड़ा। एन्यूटी से निकालने के लिए PVIFA, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। ये इसका डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बोलते हैं इसे, PVIFA, ठीक है। तो टेबल से आपको निकालना होता है। एक तो PVIFA होता है और एक होता है PVIF, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। तो अब बस इसमें अंतर है कि यहाँ एन्यूटी है, यहाँ पे एन्यूटी नहीं है, ठीक है। जैसे ये सेम क्वेश्चन है मान लीजिए, तो कूपन का अमाउंट 120 का आपको PVIFA निकालना है 10% पे 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए, और प्लस जो आपका फेस वैल्यू है 1000 का, उसको आपको PVIF निकालना है 10% का 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो ये आपको टेबल से मिलेगा, ये डाटा आपको टेबल से मिलेगा, और एग्जाम में आपको डाटा दिया रहेगा तो आपको निश्चिंत रहना है। 120 इंटू 2.437 प्लस 1000 इंटू 0.737, सो दिस विल गिव यू 1049.44, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना है। बस बॉन्ड मान लीजिए सेमी एनुअल हो जाए ना, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, इंटरेस्ट रेट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट जो आपने हाफ हो जाएगा, राइट। 10% की जगह कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है। और एन कितना हो जाएगा, 3 की जगह 6 साल हो जाएगा, क्योंकि सेमी एनुअल है। बस ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू यदि निकालना है किसी बॉन्ड का, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ आई अपॉन 1 प्लस KD होल टू द पावर T प्लस F अपॉन 1 प्लस KD होल टू द पावर T, ठीक है। तो ये आपका सेमी कूपन बॉन्ड हो या बॉन्ड हो, जिसका आप समेशन से करके निकाल सकते हैं। अब दोस्तों एक सवाल जो है बॉन्ड ड्यूरेशन से पूछा जाता है, तो बॉन्ड का जो ड्यूरेशन होता है उससे भी सवाल आता है कि बॉन्ड का ड्यूरेशन कैसे निकालें। तो बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालने के लिए आपको कैश फ्लो देखना पड़ेगा। आई थिंक सम क्वेश्चन वेर आस्क्ड रिगार्डिंग द बॉन्ड ड्यूरेशन इन द प्रीवियस ईयर। तो बॉन्ड ड्यूरेशन का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कैसे बॉन्ड ड्यूरेशन निकाला जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन होता क्या है कि वो टाइम पीरियड जिससे जो है बॉन्ड के होल्डर जो है उतना टाइम पीरियड तक जब तक वेट करें, तब तक जब देखिए कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, बॉन्ड होल्डर को वेट करना पड़ेगा ताकि उन्हें कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं ड्यूरेशन बॉन्ड का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉन्ड है 3 साल का, 3 ईयर का बॉन्ड है, ठीक है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जिसका फेस वैल्यू मान लीजिए 1000 है, तो उसका मान लीजिए कि ड्यूरेशन जो निकालेंगे ना आप, तो वो मिलेगा 2.77 ईयर। आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2.77 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल अमाउंट जो 3 साल के बाद आपको मिलेगा ना, ठीक है, वो कितना होगा। तो यदि आप जो भी आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 3 साल के बाद, वो आप एक सिंगल पेमेंट पे, बुलेट पेमेंट जिसको बोलते हैं, मैंने बताया था ना बुलेट पेमेंट, तो बुलेट पेमेंट आप 2.77 ईयर के बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अमाउंट मिलेगा टोटल अमाउंट 3 साल के बाद विल बी द सेम एज एट द एंड ऑफ 2.77 ईयर एज वन टाइम पेमेंट। तो जिस बॉन्ड का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसका वैल्यू जो है बढ़ता ज़्यादा है जब मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होता है, और घटता भी ज़्यादा है जब मार्केट इंटरेस्ट रेट हाई होता है, वाइस वर्सा होता है। तो कैसे निकालना है वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैश फ्लो निकालना है। पहला स्टेप समझिए, फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द कैश फ्लो। ड्यूरेशन निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द कैश फ्लो। दूसरा चीज़ आपको निकालना है कि उस कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। आपको पता लगाना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना है। कैसे निकालेंगे, डिस्काउंटिंग करके निकालेंगे। यू विल डू द डिस्काउंटिंग। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा अभी। बाय डूइंग द डिस्काउंटिंग कौन सा रेट यूज करेंगे, YTM यूज करेंगे, यील्ड टू मैच्योरिटी को यूज करेंगे, ठीक है। यानी तो कभी आपको डिस्काउंटिंग टेबल भी यूज कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, प्रत्येक प्रेजेंट वैल्यू को रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ ईयर लेफ्ट, कितना साल बचा है, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर क्या करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको सभी को जोड़ देंगे,
ठीक है, और फिर उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं अभी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। समेशन ऑफ पी वी इंटू टी अपॉन समेशन ऑफ पी वी, ये ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पी वी क्या है? पी वी है दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एट द रेट वाई टी एम। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो जैसे मान लीजिए कि एक ड्यूरेशन निकालते हैं, सो इसे मैकलॉड ड्यूरेशन भी कहा जाता है। तो मैकलॉड ड्यूरेशन या मॉडिफाइड ड्यूरेशन के एक बॉन्ड का निकालना है कंपनी ए का, और कूपन रेट यानी सी दे रखा है 8%। ठीक है, वाई टी एम दे रखा है इन्होंने, वाई टी एम दे हैव गिवन यू 6%। ठीक है, और टाइम है दोस्तों 5 ईयर का। और चलिए पहले ये निकालते हैं हम लोग ड्यूरेशन निकाल। तो दोस्तों इसको बेस्ट तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का कि आप एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, बाय 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 टेबल बनाने के बाद दोस्तों आप इसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे फेस वैल्यू भी दिया होगा, हियर फेस वैल्यू विल आल्सो बी गिवन। कूपन रेट इज 8%, वाई टी एम इज 6%। ठीक है, और टाइम टू मैच्योरिटी इज 5 ईयर। फेस वैल्यू भी दिया होगा दोस्तों, फेस वैल्यू इज 1 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखिए ईयर, पहला कॉलम, ये टेबलर मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। यहाँ पे लिख दीजिए आप ईयर, उसके बाद अगले कॉलम में आप लिख दीजिए कूपन, ये कैश फ्लो, मैंने बोला ना पहले कैश फ्लो निकालना है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लो, उसके बाद क्या करना है कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में क्या करना है कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनटू आपका इंटरेस्ट रेट, राइट, इनटू इंटरेस्ट रेट। तो इस ये चीज़ आपको ये यहाँ पे ये चीज़ देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले इनटू ईयर, सॉरी इनटू ईयर, कितना ईयर बचा है, मैंने बोला था ना ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले ईयर जो है ईयर वाई लिख लीजिए। तो यहाँ 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर ये 5। तो कैश फ्लो क्या है आपका, कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, तो कूपन रेट जो है फेस वैल्यू को कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 8% ऑफ 1 लाख, क्योंकि आपको कितना मिलेगा 8000 मिलेगा। यहाँ भी कितना होगा 8000 होगा, यहाँ कितना होगा 8000 होगा, यहाँ कितना होगा 8000 होगा, लास्ट में कितना होगा 1,08,000, क्योंकि जो फेस वैल्यू वही मिलेगा और प्लस कूपन वैल्यू मिलेगा। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है इसको आपको ये डेटा आपको निकालना है, ये डेटा आपको टेबल में दिया रहेगा, वो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। 0.94, 0.88, 0.83, 0.79 और यहाँ पे 0.74। दिस वैल्यू विल बी गिवन, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है आपको दिया होगा, यानी तो आप इस फॉर्मूले से 1/1 होल टू द पावर टी से निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे आर क्या लीजिएगा आप, वाई टी एम लीजिएगा, और टी क्या लीजिएगा, ईयर लीजिएगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑल्सो, और दिस डाटा विल बी गिवन इन योर टेबल, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, अब क्या करना है सी एफ इंटू पी वी एफ करना है। ठीक है, देखिए ड्यूरेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके केस स्टडी पूछा जाता है। तो सी एफ इंटू पी वी एफ कैसे करेंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपको मिलेगा 7547.17, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस विल गिव यू 7113.97। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मिलेगा 6716.95। फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6336.75, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई बोथ दिस टू, दिस विल गिव यू 80,703.30। अब दोस्तों लास्ट में क्या करना है, इसको और ईयर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा 7.47.17, इसको 2 से करेंगे, दिस विल गिव यू 14237 अप्रॉक्स, इसको 3 से करेंगे, इस करेंगे, दिस विल गिव यू 25,343, इसको 5 से करेंगे, दिस विल गिव यू समथिंग अबाउट 80 इंटू 5, राइट, आई थिंक इट विल गिव यू 4,03,000 समथिंग। So overall it will be 4,70,000, it will be 3 lakh, right? So 4,70,804, ठीक है। तो ये आपको मिल गया टोटल ये सी वी इंटू एफ आई एफ। अब दोस्तों अब इसको भी जोड़ लेना है, सी वी इंटू इसको भी जोड़ लेना है, तो ये मिलेगा आपको 1,08,424। अब दोस्तों जो आपको प्रेजेंट ये हमारा होता है ना, ड्यूरेशन होता है ना, वो कैसे निकालते हैं कि ड्यूरेशन निकालने के लिए ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये कॉलम क्या है समेशन ऑफ पी वी इंटू, मैंने फॉर्मूला बताया था ना, समेशन ऑफ पी वी इंटू टी। ये फॉर्मूला ये देखिए, समेशन ऑफ पी वी इंटू टी तो है,
ठीक है। तो समेशन ऑफ पी वी इंटू टी यानी कितना है 4,70,804 अपॉन 1,08,424, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 4.34, ये क्या है हमारा ड्यूरेशन निकल गया, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा मैक्लॉड ड्यूरेशन होता है। तो ड्यूरेशन निकालने के लिए टेबलर मेथड बेस्ट मेथड है, याद रखिएगा, दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड इट। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्लॉड ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है कि जो आपका मैक्लॉड ड्यूरेशन है ना, उसको 1 प्लस यील्ड से डिवाइड कर दीजिए। तो अभी हमने मैक्लॉड ड्यूरेशन कितना निकाला 4.34, और यील्ड आपको यानी YTM दे रखा है 6% का, तो इट विल बी 1 प्लस 0.6, सो दिस विल बी 4.10, ठीक है। ये आपको कितना मिलेगा 4.10 मिलेगा। अच्छा, एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और एक और चीज़ याद रखिए कि जो आपका एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो होता है ना, वो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन यील्ड। ये सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से समझाया है अपने वीडियो लेक्चर में। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन यील्ड। तो दोस्तों यहाँ से आपको यदि चेंज इन प्राइस पूछा जाए कि प्राइस में क्या चेंज होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा MD इंटू चेंज इन यील्ड, और आपने MD निकाल लिया है तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके चेंज इन यील्ड भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड, बट यदि पूछ लिया गया तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए एक और चीज़ याद रखिए कि करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट और पता चलना चाहिए, करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिटर्न जो आप बॉन्ड पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि उसे आप मार्केट प्राइस पे प्रेजेंट करें उसे करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो दिस थिंग आर फ्रॉम दिस चैप्टर YTM, इसको याद रखना है आपको, YTM से रिलेटेड कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट है दोस्तों इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसको भी देख लेते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। इफेक्टिव ROI, देखिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने का जो तरीका होता है, तो जैसे मान लीजिए कि 10% है, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट, और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है। तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट होल टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब जैसे मान लीजिए कि 10% है, ठीक है, और एनुअल इंटरेस्ट है 10% एनुअल इंटरेस्ट है, और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है। तो वहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा हमारा, देखिए 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या है 10% तो हमारा एनुअल है ना, तो सेमी एनुअली कितना हो जाएगा 10% डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। और होल टू द पावर क्या करना है n कितना है हमारा, n इस केस में 2 हो जाएगा, n कंपाउंडिंग फैक्टर होता है, इस केस में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0.1025। उसी तरह मान लीजिए क्या कि 14% है, एक ही दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 14% है, 14% आपका पर एनुअल इंटरेस्ट रेट है, और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, ठीक है। तो उस केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो 1 प्लस पीरियोडिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पीरियोडिक हो जाएगा 14/4, और पावर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका ये मिल जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। उसके बाद दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं कैपिटल बजटिंग की, ठीक है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग से भी दोस्तों आपका ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, NPV, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो कैपिटल बजटिंग दोस्तों इसके अंदर तब इन्वॉल्व होता है जब इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना है कैपिटल एसेट को, जैसे कि लैंड को, बिल्डिंग को, प्लांट को, मशीनरी को, ठीक है। तो ये डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है, और लॉन्ग पीरियड चूँकि इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे दोस्तों रिस्क भी होता है, रिस्क बहुत हाई होता है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक हमारा डिस्काउंटिंग तरीका होता है और एक हमारा नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक होता है, ठीक है। देखिए कैपिटल बजटिंग में दोस्तों एक मेथड होता है हमारा डिस्काउंटिंग, और एक मेथड होता है हमारा नॉन डिस्काउंटिंग,
ठीक है। डिस्काउंटिंग की यदि बात करें तो डिस्काउंटिंग में हमारा आता है, एक मेथड आता है एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, और एक आता है हमारा आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और यदि हम नॉन डिस्काउंटिंग की बात करें तो एक होता है हमारा पेबैक पीरियड और एक होता है हमारा एआरआर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक जो होता है ना दोस्तों, वो नॉन साइंटिफिक मेथड है जो कि कंसिडर्ड नहीं किया जाता है क्योंकि उसे यूज़ नहीं किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया पेबैक पीरियड, तो पीरियड बेस्ड टेक्निक होता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लो का पीरियड को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कैश फ्लो जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए एआरआर क्या है। एआरआर जो मैंने आपको बताया कि एआरआर भी नॉन डिस्काउंटिंग है, थोड़ा एआरआर देख लीजिए। एआरआर को बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एआरआर का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बताता हूं, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। और एक है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और क्या डिनोमिनेटर क्या लिखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ऑल दिस कंसेप्ट हैव बीन एक्सप्लेन बाय मी इन द वीडियो। सो एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट एक अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ना एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है, कैसे निकालेंगे। तो अर्थमेटिक मीन होता है अकाउंटिंग इनकम का, जो कि आप अर्न करने वाले हैं हर एक प्रोजेक्ट के लाइफ टाइम के हर एक साल में। और ये तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालिएगा, तो सम ऑफ द बिगनिंग एंड बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए ईयर है, एक टेबल आपको दिया हुआ ईयर है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट है। तो ईयर 1 में मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है वो है 52,000, ईयर 2 में आपका प्रॉफिट है 56,000, ईयर 3 में आपका प्रॉफिट है 59,000, ईयर 4 में आपका प्रॉफिट है 57,000। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है प्रोजेक्ट का है मान लीजिए 16 लाख। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 16 लाख है। तो आपको पूछा जाएगा कि एआरआर बताओ, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एआरआर यदि इसका डेप्रिसिएशन या स्क्रैप वैल्यू जो है 4 साल के बाद वो दिया हुआ 1 लाख, ठीक है। और दूसरा केस में पूछ रहा है कि एआरआर बताओ यदि स्क्रैप वैल्यू जो है वो 0 है। चलिए पहले केस में बताते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, एआरआर निकालना है ना, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। क्या निकालिए, एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो दोस्तों सिंपल से बात, अर्थमेटिक मीन ले लेना है, इन सभी का अर्थमेटिक मीन ले लेना है। 52,000 प्लस 56,000 प्लस 59,000 प्लस 57,000 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसका आप एवरेज मीन निकाल लीजिए, सो दिस विल गिव यू 56,000। ये आपको क्या मिल जाएगा, 56,000 मिल जाएगा। अब दोस्तों स्क्रैप वैल्यू कितना है, 1 लाख है। स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है ना, तो एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों बताइए। सिंपल सा चीज़ है कि स्क्रैप वैल्यू 1 है तो 16 माइनस 1/2। 16 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये लाख में है। मैंने बोला था ना कि आपको सम ऑफ द बिगनिंग वैल्यू कितना है और बुक वैल्यू कितना है उसको 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो बिगनिंग वैल्यू प्लस बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि स्क्रैप है तो -1 इसलिए हमने किया है, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा, दिस विल गिव यू हाउ मच, 15/2 लाख। ये लाख में है दोस्तों, फिर से बता दूं, दिस विल गिव यू 7.5 लाख। तो दोस्तों आपका एआरआर कितना हो जाएगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 56,000 अपॉन 7.5, और लाख में है दोस्तों वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट तो हमारा सेम है, एवरेज प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो उस केस में जो हमारा